देश पर मैं तृप्ति उपाध्याय आपसे बात कर रही हूं और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर का। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है। दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। ट्रेड डील की डिटेल्स बताने के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमिता हाय, बताइए डील की क्या बारीक डिटेल्स आपके पास है? जी हाँ, बिल्कुल। यूएस इंडिया ट्रेड डील की अगर बात करें तो वो अनाउंस हुई थी लास्ट वीक बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्रूथ सोशल, और अब जो उसका जॉइंट स्टेटमेंट है वो रिलीज हो गया है in line with what Commerce and Industry Minister Piyush Goyal had stated this past week. और अगर हम उस joint statement की बात करें तो क्या key takeaways है? Well, इसके कुछ couple of key takeaways है। Number one कि इंडिया जो है वो remove करेगा tariffs on all industrial goods. Farm food पे जो tariffs lower हो रहे हैं वो include करते हैं dried distillers, grains, red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruits, soybean oil and wine and spirits. अगर agriculture sector की बात करते हैं तो one thing needs to be kept in mind, and this is the fact कि जो सेंसिटिव सेक्टर्स थे, जो सेंसिटिव एस्पेक्ट्स थे एग्रीकल्चर के, दे हैव बीन प्रोटेक्टेड। और अभी मैं कोट कर रही हूँ व्हाट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एसेंशियली स्टेटेड। उन्होंने बोला कि सेंसिटिव एग्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स दैट इंक्लूड्स मेज, व्हीट, rice, soya, poultry, milk and cheese, ethanol, tobacco, and certain vegetables and meat have been protected. उसके अलावा यूएस विल बी चार्जिंग एन 18% टैरिफ्स इंडियन गुड्स पे, जो कवर करता है टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर, प्लास्टिक एंड रबर, होम डेकोर एंड केमिकल्स। और यूएस रिमूव करेगा टैरिफ्स ऑन सर्टेन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स फ्रॉम इंडिया। उसके अलावा इंडिया क्या स्क्रैप करेगा? इंडिया स्क्रैप करेगा रिस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट लाइसेंसिंग रूल्स फॉर यूएस आईसीटी गुड्स। उसके अलावा $500 बिलियन वर्थ ऑफ परचेज का भी एक इंटेंट है, और इस परचेज में आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू डेटा सेंटर्स जो इंडिया को चाहिए, एडवांस चिप्स इंडिया को चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, और अपनी एनर्जी नीड्स के लिए वो यूएस से इसको प्लान करेगा इसका परचेज ओवर द नेक्स्ट 5 years। और उसके अलावा बूस्ट करेंगे टेक ट्रेड दोनों साइड्स आपस में with respect to GPUs, because GPUs is something that India needs as it is moving forward with its ambitions related to artificial intelligence. But इसके बाद क्या आता है इस अनाउंसमेंट के बाद? वो दोनों साइड्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ है दोनों साइड्स के बीच में वाया दिस जॉइंट स्टेटमेंट। और उसके बाद एक इंटरिम अग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन होगा, और डेफिनेटली नेगोशिएशंस चलते रहेंगे टू कंक्लूड द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अग्रीड अपॉन लास्ट ईयर इन February। शुक्रिया सुमिता आपका इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज हमारे साथ बात करने के लिए विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर विजय मंत्री भी जुड़ चुके हैं। विजय सर, स्वागत है आपका 18 Hours स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले आपका टेक जानना चाहेंगे ट्रेड डील पर। अब जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है इंडिया और यूएस का। इस हफ्ते जब ये फाइनलाइज हुई थी तो एक तेजी हमने मार्केट में देखी थी। क्या इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद मंडे को एक फिर से बड़ा उछाल बाजार में दिखेगा, और कौन सा लेवल्स आप देख रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं? ये फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है अभी कि फ्रेमवर्क के थ्रू हम नेगोशिएट करेंगे। और आप देखिए कि 1 साल पहले जब ट्रम्प आए थे तो सब बोले कि इंडिया और ट्रम्प का बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो हमको यूएस के साथ, बाकी कंट्रीज को तकलीफ होगी लेकिन यूएस के साथ हमको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उल्टा हुआ और 6-7 महीने हम बहुत डिफिकल्ट दौर के थ्रू गुजरे। उसके बाद 6-7 दिन पहले सारा माहौल बदल गया, और उसके बाद कल आज सुबह जॉइंट स्टेटमेंट आया है। तो एक्चुअल नट बोल्ट तो इस डील के अगले 6 महीने से 12 महीने में बहुत क्लियर होंगे, ईयू वाले भी। लेकिन जो सेंटीमेंट थे वो बहुत नेगेटिव थे, वो सेंटीमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए। इंडियन मार्केट भी अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गया है। मिड एंड स्मॉल कैप में भी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से मंडे क्या होगा, दैट इज द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 2026 इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रहेगा इक्विटी बाजार के लिए, पूरा साल यहाँ पर अच्छा रह सकता है। लेकिन अब करीब ज़ीरो ड्यूटी पर बेहतर टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ यहाँ पर आएगी। जिस तरह की डील में बातचीत हुई है, 20 लाख से ऊपर के सेगमेंट में यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये माहौल, और कितना इम्पैक्ट हम ऑटो सेक्टर पर देखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, देखना पड़ेगा डील का कॉन्टूर क्या है, क्योंकि ये एक दिन में तो ड्यूटी कम होने वाली नहीं। जैसे ईयू के साथ ट्रेड डील साइन हुआ
तो 2027 में तो फाइनल होगा। उसके बाद धीरे धीरे ड्यूटी नीचे जाएगी, एक दिन में ड्यूटी नीचे नहीं जाने वाली है। तो अगर धीरे धीरे जाएगी तो इंडियन इंडस्ट्री भी उससे कॉम्पीट कर सकती है। और उसके साथ ऑटो कंपोनेंट में भी अगर कम होता है ड्यूटी, तो जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल्स, उनका भी इनपुट कॉस्ट कम होता रहता है। तो जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर एक चीज नहीं पकड़ते, उसके रिलेवेंट 4-5 चीजें भी होती है, तो एक चीज खाली हेडलाइन कैच कर सकती है कि ऑटो पे टैरिफ कम हो सकता है डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को चैलेंजिंग होने वाला है। मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काफी यूरोपियन कंपनियां, और वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे प्लांट सेटअप करे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ये सारी चीजें होंगी। पूरा एक तो खाली ड्यूटी कम करके इंडिया किसी कंट्री का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। तो ये ड्यूटी कट करके आप अलाइन करते हो अपना इंटरेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो आज मुझे लगता नहीं स्पेसिफिक ट्रेड डील के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि ईयू, यूएई, कतार, यूएसए, सारी बड़ी, और जापान से तो हमारे रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छे हैं। तो आप देखिए सारी कंट्रीज हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहती है। और पहली बार देख रहा हूँ कि काफी दिनों बाद वेस्टर्न जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है वो भी इंडिया की तारीफ कर रहा है। तो ये अंडरलाइन चीजें दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 साल की कहानी नहीं है। अभी आप 5-10-20 साल देखिए इंडिया में किस तरह के बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, वहां बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंडिया के 2019-20 में 160-170 बिलियन डॉलर थे, वो 600-650 हो गया। और उसमें एक कंपनी एप्पल की वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन जो हमारा बड़ा एक्सपोर्ट है, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, वो पूरा का पूरा स्टेगनेट रहा पिछले 5 सालों में। लेकिन ईयू और उसके साथ डील होने की वजह से वहां बड़ा उछाल हमको देखने को मिलेगा। और जो आज हम कॉम्पीट कर रहे थे वियतनाम, बांग्लादेश, क्योंकि उनको जीरो ड्यूटी थी, वहां इंडिया कॉम्पीट करेगा। तो मुझे लगता है कि इंडियन इंडस्ट्री के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं अगले 3-4-5 साल में। सही कहा आपने। तो आप भी देख रहे हैं कि भारत की जो स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म की स्टोरी है, और यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक मजबूती से भारत की पोजीशन रहेगी ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन आपने सेक्टर्स की बात की है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आपने बात की है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अब अच्छी तेज़ी नज़र आएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी को जिस तरह से ईयू के साथ भी ट्रेड डील फाइनल हुई, उसके बाद एक बड़ा उछाल हमने इस सेक्टर पर भी देखा। लेकिन अब कौन से सेक्टर्स यहाँ पर होंगे जहाँ पर हमें अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा, और कौन से सेक्टर्स को यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होगा? किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे नुकसान तो कोई सेक्टर में लगता नहीं। पूरी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाली है। कोई ज्यादा अच्छा करेगी, थोड़ा कम अच्छा करेगा, इतना फर्क बात है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मुझे लगता है इम्पैक्ट आने वाला है। उसकी वजह से कंजम्पशन, जहां टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट, लेदर या एम्प्लॉय और मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जबरदस्त बढ़ने वाली है। तो उसकी वजह से कंजम्पशन बहुत बड़ा थीम प्ले करने वाला। आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं मैं। सूरत सिटी इंडिया में, वहां दिन का 5 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। 40,000 करोड़ की टर्नओवर है सूरत की। सूरत में रोज 1000 नए इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब 3 लाख इमिग्रेंट आते हैं। और आज हालत यह है कि सूरत गुजरात की सबसे बड़ी सिटी बन गया पॉपुलेशन वाइज, और एरिया बहुत बड़ा बन गया। ऐसे हब इंडिया में बनने वाले हैं। तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, बजट के अंदर भी इकोनॉमिक हब्स की बात ही। तो जब ऐसा एक्सपांड होगा तो बहुत सेक्टर इकोनॉमीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। कंजम्पशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका हेल्थ केयर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, अगर आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डेटा आया कि जो वुमेन की ओबेसिटी थी 2005 में और मेल की ओबेसिटी थी, दोनों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। और जो पैकेज फूड थे 2005 में, टोटल पैकेज फूड का टर्नओवर इंडिया में $1 बिलियन के नीचे था, वो अभी $38 बिलियन हो गया है। तो ओबेसिटी इंक्रीज हुई है, पैकेज फूड कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डेटा आ रहा है कि पैकेज फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है हेल्थ केयर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर इंडिया के अंदर इमर्ज होकर आने वाला है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, डेटा सेंटर बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड कंपनीज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। तो अगर आप मेरे से पूछें तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बीएफएसआई में बहुत बड़ा अच्छा करने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करेगा, एनर्जी
पावर एंड हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन, ये सारे सेक्टर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करने वाला। कहाँ चैलेंजेस होगा, डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री विल गो थ्रू इट्स ओन चैलेंजेस। वो भी वहां चैलेंजेस भी पूरे बाहर निकल के नहीं आए, अभी थोड़ा और समय लगेगा मेरे को लगता है आईटी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आपने काफ़ी सारे सेक्टर्स यहाँ पर बताए, बीएफएसआई, पावर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ एंड कंजम्पशंस। यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छा बूम आ सकता है और थोड़ा सा जो दबाव है वो आईटी पर दिखेगा। विजय सर, आईटी सेक्टर पर हम पिछले 2-3 दिनों में भी काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं। जिस तरह से यूएस में जो प्लगइन एआई प्लगइन की बातें आई, उसके बाद जो दबाव आईटी स्टॉक्स पर दिखा, वहाँ पर भी टेक शेयरों में भारी गिरावट थी। उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी आया और आईटी शेयर लगातार दबाव में दिखे। और जिस तरह से डॉलर और रुपये का यहाँ पर रेशो दिख रहा है, लगातार हमने देखा कि रुपये में एक बड़ी गिरावट आई और फिर से यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जिस तरह से आईटी में इम्पैक्ट आता है, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिला रुपये में गिरावट का। अब क्या इस ट्रेड डील के बाद रुपया भी यहाँ से मजबूत होता हुआ नजर आएगा डॉलर के मुकाबले, और क्या लेवल्स रहेंगे रुपये में? आपको लगता है कितना इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल आईटी सेक्टर पर दिखेगा और रुपये की मजबूती कितनी रहेगी इस डील के बाद? तो देखिए, ऐसा है कि जो भी कंट्री अगर इंपोर्ट ज्यादा करती है एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो उसकी करेंसी कंटिन्यूस बेसिस पर डेप्रिशिएट होती है। इंडिया की करेंसी 3 से 4% डेप्रिशिएट हो रही है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब हम इंपोर्ट 100 बिलियन ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, और वो फुलफिल हो रहा था रेमिटेंसेस से, और रेमिटेंस की वजह से पूरा ऑलमोस्ट फुलफिल हो रहा था। सर्विस इंडस्ट्री पे, पर्टिकुलर आईटी पे थोड़ा चैलेंज होगा। अभी रुपया कम टूटा बीच में, जब भी एफआई का बाइंग हुआ, एफडीआई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा। अभी पिछले 2 साल में क्या होगा कि ग्रॉस एफडीआई तो अच्छा आ रहा है, लेकिन नेट एफडीआई ऑलमोस्ट फ्लैट आ रहा है, क्योंकि जो पुराना एफडीआई है वो लोग पैसा निकाल के ले गए आईपीओज में, फॉलो ऑन ऑफर करके, सब में, ऑफर फॉर सेल में। तो वो रीजन है। एफबीआई ने करीब $23 बिलियन का माल इंडियन मार्केट से निकाला, और जनवरी महीने में भी पैसा निकाला। फेब में थोड़ा बहुत वापस वो आ रहे हैं। तो इन सब की वजह से भी रुपया थोड़ा ज्यादा टूटा है। लेकिन जब तक हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे इंपोर्ट के मुकाबले, तो रुपए में कमजोरी रहेगी। 3 से 4% ये रहने वाला ही है। और वो हम रेमिटेंस से थोड़ा मैनेज कर सकते थे, लेकिन रेमिटेंस का भी बास्केट बहुत चेंज हो गया। पहले यूएई सबसे, गल्फ रीजन वो सबसे बड़ा रीजन था, उसके बाद अमेरिका 27% हो गया। लेकिन आने वाले पीरियड में मुझे लगता है कि ईयू विल बिकम एज रिलेवेंट टू इंडियन रेमिटेंसेस। तो हम गुड्स तो शायद इतना एक्सपोर्ट इमीडिएटली नहीं कर पाए, लेकिन सर्विस सेक्टर में या रेमिटेंस से अपना थोड़ा फायदा होगा। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि रुपया में कुछ बड़ी तेजी आने वाली। अभी थोड़ा इस डील की बात, थोड़ा सेंटिमेंट थोड़ा ठीक हो सकते हैं। स्ट्रक्चरली जब तक हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, रुपया कमजोरी रहेगा। जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा नहीं होंगे, रुपये में थोड़ी सी कमज़ोरी यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। एफडीआईज़ की आपने बात की, यहाँ पर देखिए हमने देखा भी कि एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे थे, लगभग 100 दिनों से भी ज़्यादा हो चुके थे जहां पर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बिकवाली देखी। लेकिन ट्रेड डील के बाद एक बड़ा नंबर आया यहाँ पर खरीदारी का, और कल के सेशन में भी हमने देखा करीब 1950 करोड़ की यहाँ पर फिर से खरीदारी लौटी है। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में अब एफआईएस फिर से भारतीय बाजारों का रुख करेंगे, और कौन से फैक्टर्स है जो एफआईएस देखते हैं निवेश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले? एफआई भी एक जैसी कम्युनिटी नहीं है, जिसमें जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्लेयर है वो तो कंटिन्यूस बेसिस पर भी इन्वेस्टेड है। जो अपॉर्चुनिस्टिक थे, जो या हेज फंड थे, वो पैसा निकाले, क्योंकि उनको वहां इंडिया में एआई स्टोरी नहीं थी और ट्रेड डील का क्लाउड चल रहे थे। इसकी वजह से उन लोगों ने पैसा निकाल के कहीं और जगह डाला है। अभी एफआई को आना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा बात यह है कि पहले जब एफआई माल बेचता था तो इंडियन मार्केट टूटता था। अभी एफआई माल बेचता तो इंडियन मार्केट टूटता नहीं है, बढ़ नहीं पाता। तो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, क्योंकि आज जो होल्डिंग है डीआई की, वो एफआई से ऊपर चली गई है। 5-6 साल पहले टोटल मार्केट होल्डिंग का 21% एफआई के पास था, अभी वो गिर के 16% हो गया। डीआई का शेयर है वो 18% हो गया। तो पहली बार पिछले 5-6 महीने में डीआई का शेयर ज्यादा हो गया। और उसका रीजन है कि जो टोटल हाउस होल्ड सेविंग है, उसके अंदर 54-55% बैंक डिपॉजिट रहता था, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में 2% रहता था।
अभी बैंक डिपॉजिट 54 से 39% हो गया है और ये नंबर बढ़ के 15-20% के आसपास हो गया है। तो वो डोमेस्टिक पावर, इससे बहुत बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि एक सेक्टर जहां एफआई पे पूरा डिपेंडेंट थे हम मार्केट चलाने के लिए, वहां उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो वही ट्रेंड आपको हर एक इंडस्ट्री में दिखेगा, एक दिन में नहीं दिखेगा वो, लेकिन 4-5 साल में वो ट्रेंड दिखेगा कि जो अपना डोमिनेंस था एफआई का वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो मुझे वेरी ऑनेस्टली एफआई का आज की तारीख में कुछ बड़ा झमेला नहीं दिखता है। आपको 2-3 नंबर और देता हूं मैं कि म्यूचुअल फंड में पिछले 10 सालों में करीब 3-3 लाख करोड़ रुपए सपोज करो हर साल आया है। इंश्योरेंस प्रीमियम खाली 2025 का 12 लाख करोड़ तक का इंश्योरेंस प्रीमियम का है। उसके बाद एनपीएस है, पीएमएस है, एआईएफ है। बहुत बड़ा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट हो गया है इक्विटी ओनरशिप का। तो अभी एफआई का मेरे को लगता है थोड़ा हमको बात करना बंद करना। जैसे आईपीएल के अंदर क्या हो गया कि इंटरनेशनल प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि डोमेस्टिक प्लेयर कौन सी टीम में कितने अच्छे हैं, जनरली वो टीम आईपीएल जीतती है। सर आपने बताया जिस तरह से, और डीआईएस भी देखिए, डीआईएस तो लगातार मजबूती से खड़े रहे इंडियन मार्केट्स में, लेकिन अर्निंग्स, Q3 की अर्निंग्स के अंतिम दौर में हम चल रहे हैं और लगभग सारी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। इक्की दुक्की कोई कंपनियां बची हैं अभी, निफ्टी की भी। किस तरह से आपने रीड किया Q3 की अर्निंग्स, आपको कैसी लगी? और आने वाले दिनों में जिस तरह का जीएसटी कट का इम्पैक्ट है, नए लेबर कोड का इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिला, Q4 की अर्निंग्स के लिए क्या अनुमान है? मुझे लगता है अर्निंग एग्रीगेट लेवल पे आपको शायद अच्छी नहीं लगे, क्योंकि अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि इस बार की अर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए टोटल एग्रीगेट अर्निंग करीब लार्ज कैप की 8-9% बढ़ी है, लेकिन मिड कैप की 17-18% बढ़ी है, हाफ ऑफ द कंपनी, और स्मॉल कैप की करीब 30-35% अर्निंग बढ़ी है। लेकिन इस अर्निंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो नया लेबर कोड आया उसकी बेसिस पे ग्रेचुइटी प्रोविजन वगैरह बढ़ गए हैं, तो वो प्रॉफिट को करीब सिग्निफिकेंट इस क्वार्टर में इम्पैक्ट किया, बाकी इस मार्च क्वार्टर में इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल दें तो अर्निंग डबल डिजिट के अंदर चली गई है। नाउ लेट्स लुक एट इंडिया जीडीपी। हमारे हिसाब से इन्फ्लेशन वापस इंच अपवर्ड कर रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट के अंदर रहेगी 2026-27 की। तो मुझे लगता है टॉप एंड अर्निंग भी 10-11% आपको दिखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा स्टोरी आने वाले पीरियड में इंडिया में मिड एंड स्मॉल कैप में ही बिल्ड होने वाला है। वहां जो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है जो इन नई चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे वो एकदम अलग तरह के सेक्टर हैं। तो बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिड एंड स्मॉल कैप में मिलेगा, लेकिन वहां बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होने की जरूरत है कि कौन सा प्रोमोटर, कौन सा कंपनी है, कौन सा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखने वाला, इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो 6 महीने 1 साल बाद मुझे लगता है मिड एंड स्मॉल कैप विल बी, particularly small cap can become very interesting opportunity, not right now. के लिए मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर आपको मौके मिलेंगे, लेकिन काफ़ी सिलेक्टिव यहाँ पर होना पड़ेगा मिड और स्मॉल कैप के लिए। चलिए, इसी के साथ विजय सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।